स्वागत है दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल निप्पू मिशन प्रगति क्लास। आज हम सब केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जो कि धातु और अधातु है, इसका 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन से है? पोटेशियम है। कौन से है दोस्तों? पोटेशियम है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा? पोटेशियम का कौन होता है? सोडियम आता है। क्या था दोस्तों? सोडियम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम आता है। लेकिन पूछता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। चलिए आपको हम एक पीपीटी के द्वारा इसको पूरा कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी धातु की अभिक्रियाशीलता घटते क्रम को अभिक्रियाशील श्रेणी कहते हैं। श्रेणी में ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातु को भी विस्थापन कहते हैं। यानी कहने का मतलब पूरा तरीका, सिंपल तरीका दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन। क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन से जितना भी अधिक सब तत्व है, हाइड्रोजन से जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी क्रियाशीलता श्रेणी उतनी अधिक होती जाएगी, और हाइड्रोजन से जैसे ही नीचे नीचे आएगा उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। तो बताइए सबसे फर्स्ट में कौन है दोस्तों? सबसे फर्स्ट में कौन है? पोटेशियम। तो पोटेशियम की क्रियाशीलता क्या होती है? सबसे अधिक। पोटेशियम के बाद सोडियम के बाद दोस्तों कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम। पूरा नहीं याद रखना, सिर्फ मैग्नीशियम तक याद रखिएगा। सबसे सक्रिय श्रेणी कौन है? पोटेशियम। सेकंड में सोडियम, थर्ड में कैल्शियम। तो दोस्तों सबसे सक्रिय कौन है? आपका सबसे सक्रिय, फिर आपका सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। 3 गो 4 गो याद रखिएगा, 3 गो से 4 से गो से ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। तो सबसे सक्रिय पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। और हाइड्रोजन से जैसे जैसे सब नीचे आएगा, उसकी क्रियाशीलता श्रेणी सबसे घटती जाएगी। तो आप लोग बताइए सबसे कम सक्रिय धातु कौन है? सोना। तो सबसे कम सक्रिय कौन है? सोना। सबसे अधिक सक्रिय कौन है? पोटेशियम। क्या है दोस्तों? पोटेशियम। इसको आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि कल ना कर मित्र अक्सर जरा फिक्र समझो प्यार है, करो हर आलसी और छोड़े। जैसे में क से हो गया आपका पोटेशियम, न से हो गया सोडियम, कर से हो गया कैल्शियम, मित्र से हो गया मैग्नीशियम, अ से हो गया एल्युमिनियम, अक्सर से हो गया एल्युमिनियम। इसी तरह से सारा ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रख लीजिएगा। सोना सबसे कम सक्रिय धातु है, जबकि पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्रेणी के ऊपर धातु नीचे की धातु की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। अभी जस्ट देख लिए। सेकंड में है कि ऊपर की धातु नीचे की धातु को उसके लवण विलयन में विस्थापित कर सकती है। नीचे की धातु ऊपर की धातु को अक्सर लवण विलयन में उपस्थित नहीं कर सकती है। और हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस करती है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी तत्व है, हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी सब धातु है, वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यानी इस सभी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस देगा? तो कौन सी गैस देगा दोस्तों? हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन नीचे वाला जो तत्व है क्या है? हाइड्रोजन से नीचे धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यानी जस्ट इस सब नीचे वाला जो तत्व है, धातु है, या अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। विस्थापन का मतलब क्या होता है जो देख लीजिए। विस्थापन होता है तो लोहा और जस्ता जिंक से नीचे, जिंक के क्या है दोस्तों? जिंक से नीचे है, इसलिए लोहा जस्ता को लवण के विलयन में जस्ता को क्या कर देता है? विस्थापित करता है। जैसे देख लीजिए ये आपका लोहा है, जिंक सल्फेट जब अभिक्रिया करवाएं तो जिंक क्या हो गया? विस्थापित हो गया। तो इससे पता क्या लगता है कि लोहा जो है जस्ता के लवण विलयन के जस्ता क्या है? वो विस्थापित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।
यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? जस्ट बताएं कौन सी गैस दोस्तों? हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? क्या दोस्तों? अधातु। तो आपका सल्फर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फर। जस्ता, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम सब क्या है? धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। धातुओं का कौन सा गुण उन्हें तार बनाने योग्य बनाता है? तो तार बनाने के लिए जिसकी तन्यता सबसे अधिक होगा, जिसकी तन्यता सबसे अधिक होगी, सबसे ज़्यादा लंबा खिंचाया जाएगा, तो जिसमें सोना हो गया। सबसे तन्य धातु क्या है? सोना। सेकंड में क्या है? चांदी। और अघार्त्वनीयता किसे कहते हैं दोस्तों? जिसे पीट कर चादर बनाया जाता है, जिसे पीट कर चादर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तन्यता के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? जस्ट बताएं। सबसे कम बोलेगा तो सोना, और सबसे ज़्यादा बोल देगा पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन है दोस्तों? सोडियम। सोडियम के बाद कौन है दोस्तों? कैल्शियम। फिर कौन है दोस्तों? मैग्नीशियम। ये चारों आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के धातु सामान्यतः किसकी सुचालक होती है? तो उष्मा की भी सुचालक होती है और विद्युत की सुचालक भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर उष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, जैसे में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करवाइएगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों? ये बनाता है आपका धातु ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु रहता है? द्रव अवस्था बोला है, धातु बोला है, तो आपका पारा। लेकिन अधातु रह जाता, क्या रह जाता दोस्तों? अधातु रह जाता तो आपका ब्रोमीन हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अधातु का ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? जो आपका अधातु है, अधातु का ऑक्साइड बोलेगा तो अम्लीय होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। लेकिन धातु रह जाता, क्या रह जाता? धातु रह जाता तो क्षारीय होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर अधातु का ऑक्साइड है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातु होती है? तो सबसे ऊपर में कौन? सोडियम। 2 नंबर में कौन? पोटेशियम। और सबसे नीचे में कौन? सोना। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कौन सी धातु पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि धातु के सतह पर हरी परत किस धातु पर बनती है? हरी परत किस धातु पर बनती है? तांबा पर बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो संक्षारण का उदाहरण है। चलिए इसका थोड़ा सा पीपीटी के रूप में देखते हैं दोस्तों कि लोहे जंग कैसे लगता है, जंग किस तरह से लगता है दोस्तों। जंग इसको देखते हैं कि जंग किस तरह से लगता है, इसी के बारे में देखने वाले हैं। चलिए देखिए आप लोग, जंग लगना तो जब लोहे की वस्तु हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन और नमी, याद रखिएगा ऑक्सीजन और जल संपर्क में आते ही लोहे की सतह पर भूरे रंग, कैसा रंग? भूरे रंग की परत बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो जंग क्या है? तो जंग लोहे पर जल, ऑक्सीजन और वायु की उपस्थिति क्या है दोस्तों? उपस्थिति में अन्य पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया करके भूरे रंग का हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। आप लोग याद रखिएगा इसको दोस्तों कि जंग का सूत्र है, जंग का क्या है? सूत्र है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि जंग का क्या है? सूत्र है, जंग का सूत्र है। चलिए तो जंग लगने का कारण क्या है? सबसे पहले आप लोग बताइए जंग लगने का कारण क्या है? तो हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति
लोहे की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य शुद्धि के कारण। देख लीजिए, जल भी होना चाहिए जंग लगने के लिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धि भी होना चाहिए। जंग लगने की आवश्यकता परिस्थिति कैसे होता है? तो जल, नमक, नमी लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के अन्य शुद्धि लीजिए, तो ऊपर तीनों के होने की आवश्यकता जंग लगती है। यानी जंग लगने के लिए कई तरीका, 3 तरीका। पहले नमी होना चाहिए, दूसरा में ऑक्सीजन होना चाहिए, तीसरा में कार्बन डाइऑक्साइड के अशुद्धि होना चाहिए। चलिए पहला पहला पॉइंट करके देखते हैं। तो पहला में क्या है दोस्तों कि लोहे की सतह पर जल की पतली परत बन जाती है। तो जब जंग लगने के लिए विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है, यानी रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो पहला फैक्ट क्या है कि लोहे की सतह पर जल की पतली परत बन जाती है। आगे कि जल में घुली ऑक्सीजन लोहे की सतह के एक भाग पर पहुंचती है और वहां अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। लोहे के दूसरे भाग से लोहा इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और आयन प्राप्त करता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। आगे है क्या है कि आयरन और हाइड्रोक्साइड आयन अभिक्रिया करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो आगे ऑक्सीकरण होकर जंग बना देता था। जंग का सूत्र Fe2O3XH2O होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ पॉइंट है कि जंग से बचाव के लिए। तो जंग से बचाव के लिए कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि बचाव के लिए क्या कारण है? रंग करना, लोहे पर रंग करना। तो लोहे की सतह पर रंग करने से नमी और वायु के संपर्क रुक जाता है। दूसरा है तेल या ग्रीक लगाकर क्या दोस्तों? तेल ग्रीस की परत जंग लगने से बचाती है। तीसरा क्या है? जस्तीकरण। ये सब जंग लगने से बचाने का उपाय है। चौथा मिश्र धातु करना। क्या करना है? मिश्र धातु करना, जिसे स्टेनलेस की परत चढ़ाई जाती है। कैथोड सुरक्षा, जंग लगने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है कैथोड प्रक्रिया से भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ये क्या होता है? गैल्वेनीकरण। क्या होता है दोस्तों? गैल्वेनीकरण, या इसी को कहते हैं जस्तीकरण भी कर सकते हैं। जब बचाने के लिए दूसरा उपयोग क्या? पहला ये गैल्वेनीकरण, दूसरा जस्तीकरण। क्या दोस्तों? जस्तीकरण में किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में सबसे अच्छा विद्युत का चालक क्या होता है? चांदी होता है। क्या होता है दोस्तों? चांदी होता है। लेकिन चांदी तो ऑप्शन में है नहीं, तो दूसरा कौन है? तांबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन से अधातु बोला है विद्युत का सुचालक होता है? अधातु है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि अधातु विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन अपवाद में है सुचालक, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु की चमक को क्या कहते हैं? तो जिस धातु में चमक होती है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उसे धात्विक चमक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सोना है। क्या दोस्तों? सोना। सबसे तन्य धातु कौन सी है? सोना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु सामान्यतः इलेक्ट्रॉन क्या करती है? सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? तो ग्रहण करती है। धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है दोस्तों? ये त्यागती है। इलेक्ट्रॉन धातु को क्या करती है? ग्रहण करती है? नहीं करती, त्यागती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतः किसमें घुलनशील होता है? तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल में। क्या? जल में होती है। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए धातु का उदाहरण क्या है। तो धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्यतः ठोस में पाई जाती है। तो पूछ देगा आपसे कि धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। चमकदार होती है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। कैसे होती है? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। यहाँ पर कुछ प्रमुख धातुएं हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रमुख धातुएं हैं। जैसे में सोना हो गया, सोना का संकेत क्या होता है? Au। चांदी होगा, संकेत का संकेत भी याद रखिएगा, एग्जाम में संकेत भी पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सोना का संकेत है? चांदी Au। कॉपर क्या होता है? Cu। लोहा क्या होता है? Fe। एल्युमिनियम क्या होता है? Al। जस्ता क्या होता है? जिंक। शीशा क्या होता है? Pb। टीन क्या होता है? Sn। पारा क्या होता है? Hg। निकल क्या होता है? Ni।
सोना का उपयोग सब लोग जानते हैं आभूषण बनाने में, चांदी का आभूषण और बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है, तांबा का विद्युत का तार बर्तन बनाने में, और लोहा क्या है, इसका निर्माण कार्य मशीन के रूप में किया जाता है। धातु संरचना कैसी होती है, चमकीली होती है दोस्तों, और क्या है, ठोस अवस्था में होती है, अपवाद में पारा है कि जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और अच्छी चालक होती है। धातु जितनी भी सभी क्या है, चालक होती है, और तन्य तथा आघातवन्यता होता है। धातु तन्यता भी होती है और आघातवन्यता भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी धातु सबसे पहले इलेक्ट्रॉन त्यागती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। ताकि सोडियम को किस चीज़ में डुबा के रखा जाता है, केरोसिन के अंदर। सोडियम को किस चीज़ के अंदर डुबा के रखा जाता है, केरोसिन के अंदर। बताइए मोमबत्ती को किस चीज़ का, सॉरी दोस्तों, मोमबत्ती में, मोमबत्ती, सॉरी दोस्तों, मोम में किस धातु को डुबा के रखा जाता है, तो लिथियम। लिथियम। सोडियम सबसे मुलायम धातु होती है दोस्तों, भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धातु का ऑक्साइड सामान्यतः कैसा, धातु बोला है तभी जस्ट होता है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा आयनिक यौगिक है दोस्तों, क्या है, कौन सी आयनिक यौगिक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है, तो त्यागती है। क्या करती है दोस्तों, त्यागती है। यानी कोई भी दान दे रहा है, क्या दे रहा है, दान दे रहा है, तो कैसा, वो प्लस में जाएगा कि माइनस में, तो प्लस में जाता है, धनायन करता है। जो ग्रहण करता है, जो ग्रहण करता है, जो कर्जा लिया, वो ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी धातु सबसे कम घनत्व वाली होती है। यानी घनत्व का मतलब हो गया, जिसका घनत्व जितना कम होगा वो ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व कम रहेगा वो क्या होता है, ऊपर रहेगा। जिसमें पानी क्या होगा दोस्तों, पानी प्लस पत्थर लीजिए, बताइए किसका घनत्व सबसे कम है, तब पानी का घनत्व क्या है, कम है, पत्थर का घनत्व क्या है, ज़्यादा। इसलिए पत्थर पानी में डालिएगा तो डूब जाएगा, लेकिन लकड़ी लीजिए, क्या लीजिए, लकड़ी लीजिए, और लकड़ी को डालिए तो पानी में तैरेगा। तो इससे पता क्या लगता है कि लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से क्या है, कम है। अब पानी और पत्थर में क्या है, पत्थर घनत्व से अधिक है, पानी घनत्व कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए लिथियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा, तो कॉपर ऑप्शन विस्थापित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तांबा क्या हो जाएगा, विस्थापित। तांबा को क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं, Cu कहते हैं। क्या कि क्योंकि इसकी क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है कि कम है, बताइए आप लोग, बताइएगा अधिक है कि कम है, अधिक है कि कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम हो गया। ऑप्शन में लिथियम भी दे देता है, लिथियम को भी चाकू से काटा जाता है। चलिए सबसे मुलायम धातु है दोनों, साथ साथ में पोटेशियम भी है, सबसे मुलायम धातु पोटेशियम भी है। चलिए अब सोना, और चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु अधातु सामान्यतः कैसी होती है, अब बताइए। धातु आघातवर्णीय और चमकीला, ये कौन होता है, धातु होता है। अब भंगुरता का गुण किसमें पाया जाता है, अधातु में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु बोला है, और जस्ट होता है ब्रोमीन। कौन, ब्रोमीन। पारा रह जाता तो धातु था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट धातु के बारे में दोस्तों थोड़ा सा देखिए, धातु के बारे में आप लोग कि अधातु क्या है, वे तत्व जो सामान्यतः ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। चमकदार नहीं होती है, ऊष्मा और विद्युत क्या होती है, कुचालक होती है। क्या होती है, कुचालक होती है। अधातु धर्म नहीं पाया जाता, धातु का धर्म नहीं पाया जाता है, उन्हें धातु कहते हैं। प्रमुख अधातु का उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन भी क्या है आपका धातु है, ऑक्सीजन अधातु है, नाइट्रोजन क्या है अधातु है, कार्बन क्या है धातु, सल्फर भी, फास्फोरस भी, और क्लोरीन भी। जो आपका हाइड्रोजन है, रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का रॉकेट ईंधन में किया जाता है। वनस्पति घी बनाने में पूछ देता है, वनस्पति घी बनाने में कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी क्या है आपका, अधातु है, जो कि दहन की प्रक्रिया के लिए क्या होती है, बहुत उपयोगी होता है। नाइट्रोजन भी क्या है आपका धातु है। कार्बन भी क्या है आपका धातु है। ईंधन के रूप में क्या दोस्तों, ईंधन के रूप में क्या रहता है, पेंसिल के लेड में क्या होता है, कार्बन होता है, कौन सा, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट। सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किसका उपयोग, सल्फर का उपयोग किया जाता है। माचिस बनाने में किसका उपयोग,
फास्फोरस, कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। क्लोरीन जो है कि जल के शुद्धिकरण, ब्लीचिंग पाउडर, बहुत बार सवाल पूछा गया दोस्तों, बहुत बार, कि जल के शुद्धि करने के लिए कौन सा धातु? क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा धातु? क्लोरीन। चलिए आगे देखते हैं अधातु के भौतिक गुण में कि अधातु सामान्यतः ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन ठोस है, ब्रोमीन द्रव है, और कौन से धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। ऑक्सीजन भी क्या है? अधातु, गैसीय अवस्था में। अधातु चमकदार नहीं होती है। अधातु विद्युत क्या होता है? कुचालक होती है। अधातु विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है दोस्तों। यह भंगुर होते हैं, खींचे नहीं जा सकते हैं, इसे पीटने पर यह चूर चूर हो जाती है। अधातु का गलनांक, क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है, याद रखिएगा। अधातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। चलिए दोस्तों, कुछ रासायनिक गुण के बारे में आपके एग्जाम में जो कि डायरेक्ट पूछता है कि 2 नंबर में भी, 2 मार्क्स के नंबर भी पूछ देता है कि निम्नलिखित अधातु का रासायनिक गुण लिखें, अंतर भी पूछ देता है। चलिए दोनों याद रखिएगा। अधातु प्राय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। अधातु के साथ अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। अधातु रासायनिक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग की टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आप नए भी पढ़े होंगे तो इस टॉपिक क्लास को देखने पर आपको धातु और धातु में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। धातु सबसे अच्छी ऊष्मा का चालक होती है, चांदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? जस्ता किस अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? HCl से भी, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, इनमें से दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धातु में विद्युत का चालकता का कारण क्या है? तो इसका धातु में चालकता का मुख्य कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है? आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैल्वेनीकरण में लोहे पर किस धातु की परत चाही जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जस्ता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु बोला है, कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु अधातु बोला है, क्रियाशीलता में आ जाइए, कौन सी? क्रियाशीलता में आ जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्लोरीन हो जाएगा। अरे सबसे ऋणात्मक बोलेगा, सबसे ऋणात्मक बोलेगा तो आपका फ्लोरीन होता है। क्या होता है दोस्तों? फ्लोरीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु और धातु अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनाता है? धातु और धातु सामान्यतः अभिक्रिया से क्या बनाता है? आयनिक यौगिक बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है? तो इसका आयनिक यौगिक का गलनांक सबसे क्या होता है? अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से धातु विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तब विद्युत तार में किसका उपयोग किया जाता है? तांबा का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भाई क्रियाशीलता श्रेणी में तांबा किसके नीचे स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन। आपकी क्लास पर डे दोस्तों, आपकी क्लास डेली 5 बजे शाम में आती है। आप लोग ज़रूर क्लास से जुड़े रहिएगा। और अगली क्लास में चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। जैसे ही केमिस्ट्री ख़त्म होगा, जिस तरह से केमिस्ट्री ख़त्म होगा उसी तरह से आपका दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, फिजिक्स चाहे बायोलॉजी स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? जस्ट बता दें, पोटेशियम। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी? बता दिए, सोना। इसे में टाइम लेना चाहिए दोस्तों, नहीं लेना चाहिए टाइम। करवा दिए, थ्योरी आपको बता दिए, कंसेप्ट आपको बता दिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टिक कीजिए, तेजी में बढ़ल चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु सामान्यतः किस प्रकार के आयन बनाती है? धातु है दोस्तों, जब किसी को त्याग, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? त्यागता है, तो क्या बनाएगा? जब दे रहा है तो जमा में दे रहा है तो धनायन बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? धनायन बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन धातु का रासायनिक गुण है। ऑलरेडी इसको हम सब देख ले, मोटा मोटी देख लिए हैं, लेकिन चलिए प्रॉपर तरीका से इसको देख लेते हैं। धातु सामान्यतः ऑक्सीजन ग्रहण करती है, ऑक्सीजन ग्रहण करती है, ऑक्सीकरण होता है, अम्ल बनाने के ऑक्साइड बनाती है। अम्ल बनाने वाले
ऑक्साइड बनाती है। चलिए ऑक्सीजन के साथ पहले अभिक्रिया करवाएंगे धातु का, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाने वाली ऑक्साइड बनाती है, जिसमें आपका ये कार्बन हो गया। छोटा छोटा दिख रहा होगा सर दोस्तों, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखिएगा, छोटा छोटा थोड़ा सा है, लेकिन प्रयास करेंगे अब से बड़ा बड़ा बनाने का पीपीटी। चलिए कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कहने का सेंस है दोस्तों कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा के वो ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन से कोई भी धातु अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। सिंपल याद रखिएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। दूसरा है जल के साथ अभिक्रिया करके, तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन वाला अम्ल बनाती है, ऑक्सीजन वाला अम्ल बनाती है, जिसमें क्लोरीन हो गया, आपका जल हो गया, बनाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोफ्लोरस अम्ल बनाएगा। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, जल के साथ अभिक्रिया करवाइए, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा। उस तरह से हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड गैस निकालती है। कौन सा? हाइड्राइड गैस निकालती है, जिसमें हाइड्रोजन हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया, अभिक्रिया करवाइएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और हाइड्रेट बाहर निकल जाता है। पाँचवा है धातुओं का ऑक्साइड अभिक्रिया, तो कुछ धातुओं का ऑक्साइड अभिक्रिया करके अनेक लवण बनाते हैं। पाँचवा है क्षार के साथ अभिक्रिया, क्या दोस्तों? क्षार के साथ अभिक्रिया, ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। छठा है रंगीन यौगिक बनाने की प्रक्रिया, क्या दोस्तों? रंगीन यौगिक बनाने की प्रक्रिया। सातवां है कार्बन के विशेष गुण। उम्मीद है आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आप दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका यह सेशन डेली शाम के 5 बजे आता है, इस सेशन आपका डेली शाम के 5 बजे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु को सतह पर जंग लगना किसका उदाहरण है? इस संक्षारण का उदाहरण क्या दोस्तों? संक्षारण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? दस्ता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी धातु सबसे अधिक अच्छी विद्युत चालक है? कौन सी है? चांदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधातु विद्युत का सुचालक होती है, कौन सी? ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतः किस अवस्था में विद्युत का चालन करती है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? द्रवित जलीय अवस्था। क्या है दोस्तों? द्रवित जलीय अवस्था। क्या है? द्रवित जलीय अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम को किस में सुरक्षित रखा जाता है? मिट्टी तेल में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी सबसे अधिक तन्य धातु है? सोना सबसे तन्य है, सेकंड में चांदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। धातु सामान्यतः कैसी ध्वनि उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मधुर ध्वनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु का यह गुण क्या कहलाता है? धातु का यह गुण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर आएगा अनुनाद कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु है? अधातु बोला है, अभिक्रियाशील बोला है, कौन हो जाएगा? क्लोरीन होगा। क्या होगा दोस्तों? क्लोरीन होगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु है, क्या है? अधातु, तो क्लोरीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु का रासायनिक गुण थोड़ा सा देखिए आप लोग। रासायनिक गुण, तो ऑक्सीजन के साथ पहले अभिक्रिया करवाइए, तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाता है। और जल से साथ अभिक्रिया करके ये हाइड्रोक्साइड। 2 पॉइंट याद रखिएगा कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाता है, और जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातु क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देती है। भी याद रखिएगा, जितना हम बोल रहे हैं सिर्फ उतना याद रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखिए। ऑक्सीजन के साथ धातु अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड देता है, जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड देता है, अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। आगे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके धातु हैलाइड बनाता है, और जल के लवणों के साथ अभिक्रिया करके
विस्थापित अभिक्रिया करके लवण विलयन में विस्थापित कर देता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रेट ऑक्साइड बनाता है। गंधक के साथ अभिक्रिया करके गंधक सल्फाइड बनाता है। इसका पूरा विश्लेषण हम नहीं करेंगे दोस्तों, पूरा विश्लेषण करेंगे तो लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन हम सोचते हैं टाइम बहुत कम है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत है, 50 को कराना है, टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो किसको नहीं समझ में आया है तो वीडियो आप दोबारा देखिएगा, दोबारा में 100% समझ में चला आएगा, दोबारा में 100% समझ में चला आएगा। ऑब्जेक्टिव सेशन है, वीडियो लंबा चल जाएगा। अब वीडियो लंबा जाने का चल जाएगा तो आप लोग उसे देख नहीं पाइएगा, ताकि बोरिंग महसूस होने लगता है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बनता है। धातु और ऑक्सीजन से भी जस्ट बता दें, धातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बनता है दोस्तों, ये बनता है अधातु ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी धातु सबसे हल्की होती है, तो लिथियम सबसे हल्की होती है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे स्थित धातु क्या करती है, तभी जस्ट बताएं दोस्तों क्या करती है, तो अम्ल से हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है, ऊपर वाला अम्ल से भी क्या करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु के निष्कासन में विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग मुख्यतः किन धातुओं के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो इसका है एल्युमिनियम का बोला है, किसका दोस्तों, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड होता है। क्या होता है दोस्तों, बॉक्साइड होता है। सिनेबार किसका होता है, पारा का होता है। लोहा का क्या होता है दोस्तों, हेमाटाइट होता है। पॉइंट ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बॉक्साइड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा का प्रमुख अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड होता है। सॉरी दोस्तों, लोहा का प्रमुख अयस्क हेमाटाइट होता है। क्या होता है दोस्तों, लोहा का प्रमुख अयस्क हेमाटाइट होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिंक का प्रमुख अयस्क क्या होता है, जिंक का हालांकि प्रमुख अयस्क क्या होता है, जिंक ब्लेंड होता है। क्या होता है दोस्तों, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। लेकिन ऑप्शन में तो जिंक ब्लेंड है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा अयस्क क्या है, कैलेमाइन है, कैलेमाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबा यानी कॉपर का प्रमुख अयस्क क्या दोस्तों, कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट, हेमाटाइट मैग्नेटाइट दोनों लोहा का होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारे का प्रमुख अयस्क कौन होता है, सिनेवाल होता है। शीशा का प्रमुख अयस्क क्या होता है दोस्तों, गेलेना होता है, पीवी यानी शीशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चांदी का प्रमुख अयस्क क्या होता है दोस्तों, ये होता है अर्जेंटाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोना की प्रकृति सामान्यतः किस अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में। दो चीज़ें मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली दो तत्व धातु है, एक सोना हो गया, एक प्लेटिनियम हो गया। ये दोनों अम्ल राज में घुल जाता है दोस्तों, पूछेगा अम्ल राज में घुलने वाला धातु कौन सा है, सोना और प्लेटिनियम अम्ल राज में घुल जाता है, अम्ल राज में घुल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कासन किस विधि से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत अपघटन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्कों का गर्म करने की प्रकृति क्या कहलाती है, ये क्या कहलाता है, सल्फाइड अयस्कों के निष्कासन क्या कहलाते हैं दोस्तों, भर्जन कहलाता है। कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निष्पादन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। तांबे पर हरी परत बनने के मुख्य कारण क्या है, तो तांबा पर हरा परत बन गया तो इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, कॉपर कार्बोनेट बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लोहे पर जंग बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑक्सीजन का भी आवश्यकता पड़ता है, जल की भी आवश्यकता पड़ती है, और ऑक्सीजन नमी दोनों, ऑक्सीजन जल यानी दोनों तो एक ही है। इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संक्षारण रोकने के लिए एक प्रभावी विधि कौन सा है? तो रंगाई कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयनिक यौगिक का गलनांक अधिक होने का कारण क्या है? तो आयनिक यौगिक का गलनांक अधिक होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर प्रबल विद्युत स्थितिक आकर्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिंक ऑक्साइड। सबसे अधिक तन्य धातु क्या है दोस्तों? सबसे अधिक तन्य धातु जिसका लंबा खींचा जा सकता है, तो कौन है? सोना। विद्युत तार बनाने के लिए सामान्य किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किसका तार बनाने में? तांबा का। धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग पर क्या बनता है? जब त्यागेगा तो बार रिपीट हो गया, लगता है क्वेश्चन धनायन आता है। कौन सी धातु हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तांबा। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? धातु जब पीटा जा रहा है, चादर बनाया जा रहा है, तो हो जाएगा आपका आघात वन्यता। जब लंबा तार खींचा जा रहा है तो हो जाएगा तन्यता। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? धनात्मक बोला है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। बताए सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11। भ्रामक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 2, 8, 1। भ्रामक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 1 होता है। सोना का संकेत क्या होता है? Au। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 79। ये सब याद रखिएगा, पूछा गया है आपके एग्जाम के लिए। धातु और क्लोरीन की अभिक्रिया से क्या बनता है? धातु क्लोराइड। क्या बनता है? धातु क्लोराइड। कौन सा यौगिक सहसंयोजक यौगिक है? तो सहसंयोजक यौगिक क्या है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? जल। कौन सी धातु वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है? तो आग पकड़ लेते कौन सी धातु? जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा तो आग पकड़ लेगा। सोडियम है, जिसे केरोसिन के अंदर रखा जाता है। केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है। आपका सफ़ेद फास्फोरस को क्या दोस्तों? सफ़ेद फास्फोरस को जल के अंदर रखा जाता है। किसमें दोस्तों? जल के अंदर। धातु के निष्कासन में अशुद्धि को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निष्पादन कची दोस्तों? धातु का निष्कासन में अशुद्धि को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैंग कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है। लेकिन गैंग को ही क्या कहते हैं? शोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? शोधन। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट जो विलयन में विद्युत का चालन करता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यदि दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो प्लीज़ नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी यह क्लास या आपकी सेशन डेली शाम के 5 बजे आती है। शाम के डेली 5 बजे आता है दोस्तों। डेली शाम के 5 बजे आता है। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लास आपके शाम के 5 बजे आता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी धातु आभूषण बनाने में सबसे अधिक? आभूषण बनाने में सोना। बताइए शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है?
शुद्ध सोना 24 कैरेट का। अब क्वेश्चन बनाने के लिए 22 कैरेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। धातुओं की चमक का मुख्य कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे कठोर मानी जाती है? तो सबसे कठोर धातु कौन सी है दोस्तों? सबसे कठोर धातु लोहा। लेकिन सबसे कठोर तत्व बोल देगा, सबसे कठोर तत्व बोलेगा तो हीरा हो जाएगा। आप लोग बताइए हीरा का प्रतिनाम कितना होता है? 2.42 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोहा ही सही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। धातु का निष्कासन किस विज्ञान की शाखा के संबंधित है? धातु का निष्कासन धातु कर्म कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों कि कौन सी धातु स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? तो क्रोमियम प्लस निकेल स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। पित्तल किन दो धातुओं से बना? ताज याद रखिएगा। क्या दोस्तों? ताज याद रखिएगा। ता से तामा, जैसे जस्ता। तामा और टीन बोल दिया है तो आपका कासा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कासा किन धातुओं से बना? तामा और टीन। क्या दोस्तों? तामा और टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक कौन सी धातु होता है? तो स्टेनलेस स्टील का मुख्य धातु कौन सा होता है? निकेल होता है। क्या होता है दोस्तों? निकेल। ऑप्शन में तो निकेल है नहीं, लेकिन निकेल एक तरह से लोहा का तरह ही कार्य करता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि धातुओं के निष्कासन में फ्लक्स रूप का मुख्य कार्य क्या है? फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशुद्धि को हटाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या होता है? तो कैथोड बोला है, अपघटन भी है, तो कैथोड पर क्या होगा दोस्तों? अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे अधिक संक्षारित प्रतिरोधी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। यदि दोस्तों आप लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें बेहतर से डिस्कशन कराया दिया गया है। ज़रूर देखिएगा, उसमें बेहतर से डिस्कशन कराया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। मिश्र धातु बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिश्र धातु बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सवाल क्या है दोस्तों? मिश्र धातु बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में क्या है सवाल दोस्तों? कुछ त्रुटियां लग रहा है कि मिश्र धातु बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नहीं है। चलिए आज का और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा धातु थर्माइड अभिक्रिया प्रयुक्त होती है? थर्माइड अभिक्रिया में प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। तो दोस्तों आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको डेली शाम के 5 बजे इस तरह का सेशन पर डे मिलेगा। अभी केमिस्ट्री का
तीसरा चैप्टर था, 2 पहले हो चुका है, तो 1 और 2 आप लोग ज़रूर पहले देख लीजिएगा। 1 और 2 पहले आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। फिजिक्स का भी 3 चैप्टर हो गया है, तो उसको आप लोग पिछला ज़रूर देख लीजिएगा। बायोलॉजी का मात्र भी 1 चैप्टर हुआ है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास, कल मिलते हैं दोस्तों।